Hello guys, welcome to Mentor Space. My name is Deepak and I welcome you all to very important session which we are going to cover a very important topic from your ESI syllabus. Guys, this lecture will be important for your upcoming NABARD grade A as well as RBI grade B examination. RBI grade B और NABARD grade A का syllabus since दोस्तों almost same होता है, then so we are covering these lectures keeping these two particular examinations in mind. ठीक है? So in today's lecture we are going to cover फिजिकल पॉलिसी. ठीक है दोस्तों, फिजिकल पॉलिसी व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी. ठीक है, इसको रिलीज कौन करता है, इसका पर्पस क्या है इसको रिलीज करने का. ठीक है, और भी काफी चीजें जो हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. इन अर्लियर लेक्चर वी हैव कवर्ड व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी. सो मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिस्कस किए एंड टिल टुडे वी हैव कवर्ड 3 चैप्टर्स फ्रॉम योर ईएसआई सिलेबस. ठीक है, दिस इज लेक्चर नंबर 7. ठीक है, एंड टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर फिजिकल पॉलिसी इन डिटेल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में जो दोस्तों हम बजट के बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो ये फिजिकल पॉलिसी, बजट, मॉनेटरी पॉलिसी, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे के सारे चैप्टर आपसे आपके आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए के जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर मेंशन्ड है. ठीक है, उसके सिलेबस में मेंशन्ड है. तो वी आर गोइंग टू कवर दीज ऑल लेक्चर्स इन डिटेल. ठीक है, तो आप अगर आप हमारे साथ अभी न्यूली जुड़े हैं, हमारे साथ पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल. ऑल्सो अगर आप ईएसआई के लिए पूरी कवरेज चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लेक्चर 1 से जो है सारी वीडियोस को देखें. ठीक है, चलिए दोस्तों. सो गाइस, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल. ऑल्सो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहां पे हम आपको वेरियस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन एंड कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल. ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज मेल अस एट info@mentorspace.in. ठीक है, ऑल्सो अगर आपको हमारे साथ व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज मेल योर क्वेरी, व्हाट्सएप योर क्वेरी एट दिस टाइम. ठीक है, चलिए तो दोस्तों, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट आवर नाबार्ड ग्रेड ए 2023 टू द पॉइंट कोर्स. इन दिस कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू current affairs coverage. Also, we can say that the non-static coverage as well as static coverage for your NABARD grade A 2023 examination. Okay, if you want to check out this course, I'll provide you the link of this course in description of this video. You can click on that link and check out the details of that particular video, that particular course. ठीक है, and enroll yourself. चलिए जी दोस्तों, फिर फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं. तो फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है. देखो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है. मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रिलीज करता था. उसका पर्पस क्या था मॉनेटरी पॉलिसी का. मॉनेटरी पॉलिसी से हम समझते हैं कि पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू मनी. रेगुलेशन ऑफ मनी, जो रेगुलेशन ऑफ मनी होता था उस पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते थे और उसको आरबीआई रिलीज करता था. ठीक है, उसमें पर्पस क्या था आरबीआई का कि एक कंट्री में प्राइस की स्टेबिलिटी लेके आए, करेंसी के लिए एक जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए. ठीक है दोस्तों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज फिजिकल पॉलिसी. फिजिकल पॉलिसी क्या है और इसको रिलीज कौन करता है, इसका पर्पस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ठीक है दोस्तों, चलिए अब फिजिकल पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो फिजिकल भी थोड़ा सा मनी से रिलेटेड है दोस्तों. मनी से रिलेटेड ही है, बट इसको रिलीज कौन करता है, गवर्नमेंट रिलीज करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है. ठीक है, नाउ द फिजिकल मींस रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं और रिसिप्ट्स, जो उसके पास पैसा आ रहा है और जो वो लगा रहा है, उससे रिलेटेड जो भी चीज है दैट इज नोन एज फिजिकल. ठीक है, दिस फिजिकल पॉलिसी इज डिफाइंड एज चेंजेस इन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस दैट आर डिजाइन टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी गोल्स. तो आरबीआई की जो पॉलिसी थी मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी थी. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब ये है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक चैप्टर में भी समझाया, फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था कि मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब है कि इकोनॉमी दैट इज रिलेटेड टू नेशन. बड़े स्केल पे जो इकोनॉमी की बात करें हम, उसको मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं. माइक्रो इकोनॉमी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एट स्मॉल लेवल, इंडिविजुअल लेवल. ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी गोल कौन से होते हैं, जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा. तो काफी गोल्स जो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं. तो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए जो पॉलिसी डिजाइन की गई है वो है मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज फिजिकल पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी में दोस्तों हम करते थे कि हम इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते थे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते थे, आरबीआई इसको रिलीज करता था. बट फिजिकल पॉलिसी में क्या होता था दोस्तों, फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट चेंज करती है अपने एक्सपेंडिचर्स को. एक्सपेंडिचर मतलब जो भी वो लगाती है
मान लीजिए कोई भी स्कीम लॉन्च कर दी, कोई ब्रिज बनाना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया ना। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको सैलरीज देनी है, तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इसको कंट्रोल करना, इसमें चेंज लेके आना, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, रिसिप्ट है उनकी, वो उसमें चेंजेस करना। क्यों करना? ताकि मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स जो है अचीव कर पाए, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स हमने मॉनेटरी पॉलिसीज में भी डिस्कस किए थे, आज भी डिस्कस कर रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक गोल क्या होते हैं, ठीक है। द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया हेल्प्स द गवर्नमेंट टू डिसाइड दैट हाउ मच मनी इट शुड स्पेंड to support the economic activity and how much revenue it must earn from the system to keep the wheels of economy running smoothly. तो इकोनॉमी को ढंग से चलने के लिए, ठीक है, ये फिस्कल पॉलिसी हेल्प करती है गवर्नमेंट की ये चीज डिसाइड करने के लिए कि हमें लोगों से पैसा लेना कितना है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू और दूसरी रेवेन्यू, ठीक है। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है, उसको कैसे मोल्ड करना है, उसको कैसे लेना है, कितना लेना है और कितना गवर्नमेंट को स्पेंड करना है, ठीक है। ये फिस्कल पॉलिसी उस चीज को डिसाइड करने में हेल्प करती है गवर्नमेंट। क्लियर दोस्तों? तो फिस्कल पॉलिसी आपको समझ में आया। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में यही डिफरेंस है कि आरबीआई उसको रिलीज करती है और उसका गोल क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक। इसका भी गोल मैक्रो इकोनॉमिक है, बट इसको गवर्नमेंट रिलीज करती है। मॉनेटरी पॉलिसी में दोस्तों इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स थे हमारे पास, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे कौन से टूल थे, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओएमओज, डायरेक्ट एक्शन, क्रेडिट सुएशन, ठीक है, क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन, ठीक है। ये काफी टूल्स थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल, जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर थे, जिसको वो गवर्नमेंट आरबीआई यूज करके कंट्री में मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी गोल्स को अचीव करती थी। बट फिस्कल पॉलिसी में दोस्तों गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर और टैक्सेस इनको कंट्रोल करके, इनको मॉडिफाई करके, इनको चेंज करके मैक्रो इकोनॉमिक गोल को अचीव करती है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है? चलिए, आपसे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में अगर इस टाइप से पूछे कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, डिफाइन डिफरेंसेस बिटवीन द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, तो आप ये सब कोट कर सकते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद ऑब्जेक्टिव्स अगर आप कोट करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा आने वाला है। चलिए, अब फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ले तो फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर और टैक्सेस या रिसिप्ट रिसिप्ट जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, और एक्सपेंडिचर जो लग रहा है गवर्नमेंट का, इन चीजों को कंट्रोल करके गवर्नमेंट क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, मैक्रो इकोनॉमिक गोल को अचीव करना है ना फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, तो ऑब्जेक्टिव भी वही होंगे हमारे। तो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ कर लानी है कंट्री के अंदर, ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ। क्लियर है? नेक्स्ट इज मेंटेन हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना है, ठीक है। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। अगर 100% नहीं कर पाते तो उसके आसपास रखना है हमें जो एम्प्लॉयमेंट है, थ्रू फिस्कल पॉलिसी। थर्ड इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, इकोनॉमिक की ग्रोथ की जाए, ठीक है। फोर्थ इज टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब ये है दोस्तों, प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाना, प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाना। प्रोग्रेसिव टैक्सेस मतलब, प्रोग्रेसिव टैक्सेस मतलब कि मान लीजिए आप जो है 5 लाख रुपए पर ईयर कमा रहे हैं और आपका मान लीजिए पड़ोसी 50 लाख रुपए लगा रहा है, 50 लाख रुपए कमा रहा है, 50 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो 50 लाख रुपए कमा रहा है, तो 5 लाख के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता है वो आपके ऊपर लगने वाला है, और 50 लाख के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगने वाला है वो उसके ऊपर लगने वाला है, ठीक है। तो मान लीजिए 5 लाख के ऊपर 10% है, तो 50 लाख के ऊपर 30% होगा। तो जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी इंक्रीज होता जाएगा। इसी को प्रोग्रेसिव टैक्सेस बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होने वाला है। जो वेल्थ है गवर्नमेंट अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के पास, जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है दोस्तों, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस, ठीक है। सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है, पेंशन भी प्रोवाइड करती है। तो काफी चीजों के थ्रू गवर्नमेंट जो है वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेलफेयर, वेलफेयर प्रोवाइड भी करती है, जैसे सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी, इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, हेल्थ जैसे हॉस्पिटल खोल दिए, उनमें से कई स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेल्थ से रिलेटेड है, बट इंश्योरेंस का पार्ट आ गया इसमें।
एक गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। काफी स्कीम्स हेल्थ से रिलेटेड है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर। एजुकेशन से रिलेटेड काफी स्कीम्स है। पहले मिड डे मील स्कीम चलती थी, अब पीएम पोषण स्कीम चल गई है। तो एजुकेशन से रिलेटेड भी काफी स्कीम है। ईएमआरएस करके एक स्कीम है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम। इसमें जो ट्राइबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो काफी वेलफेयर जो है वो गवर्नमेंट इस फिजिकल पॉलिसी के थ्रू डिसाइड करती है कि कितना वेलफेयर जो है हमें लोगों तक पहुंचाना है और कितने टैक्सेस हमें लेने हैं। ठीक है, कितना हमें रेवेन्यू जनरेट करना है हमारे लिए, ताकि हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर प्रोवाइड कर सकें, ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, इकोनॉमी की ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा की जा सके। क्लियर दोस्तों? फिजिकल पॉलिसी आपको समझ में आया? चलिए नाउ फिजिकल पॉलिसी के टाइप कौन कौन से हैं? चलिए, अब फिजिकल पॉलिसी के टाइप, मॉनेटरी पॉलिसी के भी दो टाइप्स थे, कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी। फिजिकल पॉलिसी के भी दो टाइप्स हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी। अब देखिए, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये है जब आप कंट्री की इकोनॉमी को एक्सपैंड करना चाहें। मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के थ्रू हम क्या करते थे, कंट्री की अगर हम इकोनॉमी को हमें एक्सपैंड करना था, मान लीजिए, तो हमें लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा पहुंचाना था। लोगों के हाथ में पैसा कैसे ज्यादा पहुंचाना है कि आप इंटरेस्ट रेट को कम कर दीजिए। इंटरेस्ट रेट को आप कम करेंगे, लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, लोन जो है सस्ते हो जाएंगे, लोग जो है लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, वो डिमांड को इंक्रीज कर देंगे और अपनी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करने लग जाएगी। वैसे ही फिजिकल पॉलिसी का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सके। और दूसरा, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी और दूसरा, टैक्सेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है दोस्तों कि हम जितनी कमाई कर रहे हैं, हमारी जितनी इनकम है उसके बेसिस पे हम टैक्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हम जाके मार्केट से खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो जो दुकानदार है या जो कंपनी है जो इस चीज को डेवलप कर रही है, वो गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करती है। तो ये इनडायरेक्ट वे हो गया टैक्स प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो अगर इन टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया जाए, मान लीजिए डायरेक्ट टैक्स जो है, जो हमारी पर्सनल इनकम है, मान लीजिए हम 50 लाख कमा रहे हैं पर ईयर के। ठीक है, तो हमारे ऊपर 30% का टैक्स लगता है। अगर उस 30% को 20% कर देंगे तो हमारे पास 10% एक्स्ट्रा इनकम होने वाली है। उसी को हम यूज करेंगे हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए और वो हम स्पेंड करेंगे तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, लोगों के हाथ में, दूसरे लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, मनी का सर्कुलेशन होगा कंट्री के अंदर, जिससे क्या है, नेशन की ग्रोथ होने वाली है, नेशनल इकोनॉमी की ग्रोथ होने वाली है, डिमांड जो है वो इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी ये है। ठीक है, सो टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट इंक्रीज द स्पेंडिंग एंड रिड्यूस द टैक्सेस। क्लियर है? और दिस पॉलिसी इज डिजाइन टू बूस्ट द इकोनॉमी, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इस पॉलिसी को डिजाइन किया गया है। ठीक है, इट इज यूज मोस्टली इन द टाइम ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे इंक्रीज होती है? मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देती है गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ना। पहले अनएम्प्लॉयड थे, अब उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तो हाई एम्प्लॉयमेंट और रिसेशन के दौर में इसको यूज किया जाता है इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए और कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को भी इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी हमने देख लिया, इसका उल्टा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट को लगे कि जो इकोनॉमी है वो अच्छी खासी चल रही है, ठीक है, मान लीजिए इन्फ्लेशन आ गया, लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा है, डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो लग रहा है कि अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि हम जो फिजिकल पॉलिसी है हमारी हमारी जो नेशन की ग्रोथ हो रही है उसको थोड़ा कंट्रोल में लेके आए, नेशन की इकोनॉमी को कंट्रोल में लेके आए। बिकॉज इन्फ्लेशन इज ऑल्सो हर्टफुल फॉर एन इकोनॉमी। ठीक है, हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि इन्फ्लेशन हर्टफुल क्यों क्यों है हमारी इकोनॉमी के लिए। आगे भी हम इन्फ्लेशन के ऊपर एक चैप्टर करने वाले हैं, उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन जो है हमारी इकोनॉमी के लिए हर्टफुल क्यों है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन ज्यादा भी सही नहीं है और वो कम भी सही नहीं है। ठीक है, तो एक नॉर्मल रेंज के अंदर रहे आरबीआई की, तो वो सही है। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने वो भी डिस्कस किया है कि नॉर्मल रेंज क्या है इन्फ्लेशन। चलिए, नाउ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के अंदर दोस्तों गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंडिंग को रिड्यूस कर देती है और टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है। उल्टा सीधा एक्सपेंशनरी पॉलिसी का बिल्कुल उल्टा, वहां पे इंक्रीज स्पेंडिंग रिड्यूस टैक्सेस, यहाँ पे रिड्यूस स्पेंडिंग इंक्रीज टैक्सेस। ठीक है, पर्पज क्या है, लोगों के हाथ से पैसा जो है वो बाहर निकालना, सक मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी एंड रिड्यूसेस द एग्रीगेट डिमांड, लोगों के हाथ से पैसा निकाल के डिमांड को रिड्यूस करना।
क्लियर है दोस्तों? चलिए नाउ टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के टूल कौन कौन से? जैसे दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी में हमने टूल्स डिस्कस किए थे, आरबीआई जो यूज करके लोगों के हाथ से पैसा कम करती है, बढ़ाती है, ठीक है, कौन कौन से थे? सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और भी काफी टूल्स थे। ओएमओ करके एक टूल था हमारा, ठीक है, काफी टूल्स थे जो आरबीआई यूज करके जो है लोगों के हाथ से पैसा कम करती थी। फिस्कल पॉलिसी को कौन कौन से टूल है? फिस्कल पॉलिसी का पहला टूल है दोस्तों टैक्सेशन। आपकी डेफिनेशन में ही डायरेक्टली मेंशन्ड है टैक्सेशन। टैक्स लगा के गवर्नमेंट लोगों के हाथ से पैसा कम कर सकती है या बढ़ा सकती है, या तो इसको कम कर दे या ज्यादा कर दे। टैक्सेशन का मतलब ये, टैक्स मतलब टैक्स लगा के, आपका डायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं, जैसे आपकी पर्सनल इनकम पे डायरेक्ट टैक्स लगता है, तो डायरेक्ट टैक्स को कम करेगी तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगा के। अगर डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा रही है, लोगों के हाथ में पैसा कम करना उसको, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस हमने डिस्कस कर लिए। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट टैक्सेस जो आपकी पर्सनल इनकम पे लगते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आप टैक्सेस इनडायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को थ्रू परचेजिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। क्लियर है दोस्तों? अब डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसके टाइप्स पढ़ सकते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स के इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, टैक्स ऑन एसेट्स हो गया, ठीक है। चलिए, अब दूसरा टूल क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। पहला था टैक्सेशन, दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करके या डिक्रीज करके गवर्नमेंट जो है कंट्री में फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है, और नेशन की ग्रोथ को मतलब अपने अकॉर्डिंग वेरी करती है। क्लियर दोस्तों? तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग वेलफेयर प्रोग्राम में गवर्नमेंट स्पेंड करती है। मान लीजिए कोई स्कीम लॉन्च कर, कोई इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया, ठीक है, कोई ब्रिज बना दिया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च कर दिया, हॉस्पिटल बना दिए, स्कूल्स बना दिए, रोड्स बना दी, बहुत कुछ बना दिया, मतलब वेलफेयर प्रोग्राम ये सभी तो होते हैं ना दोस्तों। तो वेलफेयर प्रोग्राम के थ्रू स्पेंडिंग करती है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, उनको सैलरीज प्रोवाइड करती है। जो पब्लिक होती है उसको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है किसी भी चीज पे, ठीक है। सब्सिडीज स्कीम्स के थ्रू भी प्रोवाइड की जाती है और वैसे भी प्रोवाइड कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, काफी चीजों के अंदर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है, ठीक है। चलिए, अब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंसेस क्या है दोस्तों? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स हैं। पहली बात तो ये दोनों मैक्रो इकोनॉमिक टूल हैं और ये दोनों मैनेज करते हैं इंडिया की इकोनॉमी को, ठीक है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दे both of these two policies is to create a more stable economy that is characterized by low inflation and positive economy. So पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ करके और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाके, एक रेंज में लाके स्टेबल करना है इकोनॉमी को। दिस इज द एम ऑफ दीज टू मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है? चलिए, नाउ मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड टोटल सप्लाई ऑफ मनी in circulation, and it is generally created by Reserve Bank of India that we have already discussed in this lecture. Next is for fiscal policy is estimate taxation and government spending. So government spending or taxation से related है fiscal policy, and it should ideally be in line with monetary policy since it is created by lawmakers. So इसको lawmakers government of India develop करते हैं fiscal policy. Clear है? चलिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंसेस देख लिए हमने और इनके अंदर सिमिलैरिटीज भी देख ली। चलिए, अब कुछ चीजें हम और पढ़ लेते हैं, जैसे डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट इंकर करती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, उनको दो सेगमेंट्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट विल बी हेल्पफुल इन योर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज ऑफ बजट, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर जो है वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुके हैं, दो पार्ट्स हैं उसके, एक तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो एक प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट करे कंट्री के लिए, ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज है, डैम्स है, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। सो प्रोडक्टिव जो है नेचर में, ठीक है, वो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। नॉन डेवलपमेंट कौन से हो गए? जो कंजम्पटिव है, ठीक है, एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कंजम्पटिव होते हैं, वो एक्सपेंडिचर। सो दो टाइप के एक्सपेंडिचर हैं, एक डेवलपमेंटल, एक नॉन डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल में नेशन की डेवलपमेंट यूज होती है, एक प्रोडक्टिव एसेट्स हैं कंट्री के लिए। दूसरा नॉन डेवलपमेंट जो कंजम्पटिव है, जो हमें चाहिए, कंजम्पशन के लिए चाहिए, जैसे सैलरीज जो है गवर्नमेंट पे करती है, पेंशन पे करती है, इंटरेस्ट पेमेंट्स जैसे गवर्नमेंट
कहीं से मान लीजिए लोन लेती है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, कहीं से मान लीजिए, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, फॉरेन कंट्रीज, तो उसकी इंटरेस्ट भी तो पे करनी पड़ती है हमें, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स होगी। ठीक है, चलिए। और सब्सिडीज, सब्सिडीज जो प्रोवाइड करती है, डिफेंस एक्सपेंसेस, तो काफी चीजें जो है गवर्नमेंट स्पेंड करती है नॉन डेवलपमेंट, इसको नॉन डेवलपमेंट बोलते हैं। सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी वी आर यूजिंग फॉर एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल। ठीक है, अब प्लान वर्सेस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स की बात कर लें। सो ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर डन इन इंडिया इन द नेम ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग के नाम पे जो डेवलपमेंट और एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं कंट्री के अंदर, वो प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और बाकी जो सब होते हैं उनको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब सीधा सा समझें कि एसेट क्रिएटिंग, जिसमें एसेट क्रिएट हो रहे हैं, और प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स आर प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और जो कंजम्पटिव एक्सपेंडिचर्स हैं, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं, नॉन एसेट बिल्डिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो डेवलपमेंट और प्लान एक्सपेंडिचर्स ऑलमोस्ट सेम, नॉन डेवलपमेंट और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स आर ऑलमोस्ट सेम। क्लियर है दोस्तों? अब थोड़ा सा नाम की बात कर लें, तो यहाँ पे दोस्तों कहानी थोड़ी सी, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी ये है कि 1987-88 के अंदर टर्मिनोलॉजी जो चेंज हुआ था, पहले जो टर्मिनोलॉजी यूज होती थी दोस्तों एक्सपेंडिचर्स के लिए, वो होती थी डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। ठीक है, 1987-88 के अंदर सुखोमोय चक्रवर्ती कमेटी थी, उसने टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी थी, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंट को उसने रिप्लेस कर दिया था प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्लान और नॉन डेवलपमेंटल से प्लान, नॉन डेवलपमेंट से नॉन प्लान। ठीक है, अब 2011 में 2011 में एक हाई पावर कमेटी बनी थी अंडर दी डॉक्टर सी रंगाराजन। ठीक है, अंडर डॉक्टर सी रंगाराजन एक कमेटी बनी थी, और उन्होंने रीडिफाइन किया था प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को रीडिफाइन किया गया था। तो इसका नाम जो है दोबारा चेंज करके अब इसको जो बुलाते हैं एक्सपेंडिचर्स को, एक्सपेंडिचर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब बजट की बात कर लें, तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द बजट इन डिटेल। बजट्स के पार्ट क्या क्या हैं, बजट्स के टाइप क्या क्या हैं, टाइप के अंदर टाइप क्या क्या हैं, सभी टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दिस पर्टिकुलर लेक्चर फिस्कल पॉलिसी एज वेल एज बजट जो है आपके आरबीआई ग्रेड बी के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और एग्जाम में आपके आरबीआई ग्रेड बी में पूछे गए हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, आप पीवाईक्यूज देखिए, इन दो लेक्चर से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है आपके आरबीआई ग्रेड बी में मिलेंगे। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के लिए, सॉरी, नाबार्ड के लिए जब हम बात करें, तो ये लेक्चर्स जो लेक्चर है, इससे क्वेश्चंस जो है वो काफी कम पूछे गए हैं, बट वी कैन नॉट अश्योर यू दैट इससे में से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, आपका डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप जो है इस लेक्चर को डिटेल में पढ़ना। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी तो हमने आपको पढ़ा दिया आज, बजट को भी आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमी को समझने के लिए। क्लियर है? चलिए, अब बजट क्या है दोस्तों? बजट एज पर द आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल का नंबर याद रखना, कितने नंबर है? 112 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। So as per the Article 112, that is 112 of Indian Constitution, it is an annual financial statement. ये एक annual financial statement है of income and expenditure is generally used for government. तो गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्लियर दोस्तों? गवर्नमेंट बजट और फिस्कल बजट इज फोरकास्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक फोरकास्ट देता है कि आप जो है, मान लीजिए आपको बता, फेब्रुवरी 2023 में जो बजट रिलीज हुआ था, उसमें उन्होंने बताया था कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर हम लोग क्या एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ जो हम स्पेंडिंग करने वाले हैं, और टैक्सेस की रेट जो है इस साल के लिए क्या होने वाली है। ठीक है, so this is a forecast by the government for its expenditures and revenues. Clear है? Now, this is prepared by budget division. बजट डिवीजन जो है इसको प्रिपेयर करता है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, सो कैन यू रिमेंबर दिस कि कौन प्रिपेयर करता है? बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करता है। ठीक है, अब इसके टाइप कौन कौन से दोस्तों? तो बजट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट।
ठीक है। रेवेन्यू बजट इज अगेन डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट इज डिवाइडेड इनटू कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट भी दो टाइप से रेवेन्यू रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की, दैट इज टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो काफी चीजें जो है आपको इनके नाम से ही क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी टाइप्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए जी। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो काइंडली लाइक दीज लेक्चर्स। हमारा इस वीडियो का जो लाइक गोल रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है 50 लाइक्स। छोटा सा जो है ये हमारा गोल है 50 लाइक्स का। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। तो अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को, इस वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए। सभी वीडियोस जो आप देख रहे हैं सबको लाइक कीजिए। ठीक है। और इन सभी वीडियोस को शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, जो इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। ऑल्सो अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, क्योंकि ये जो सीरीज है ये कंटिन्यूसली आपके नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम तक चलने वाली है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको नाबार्ड से पहले ईएसआई का सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट करवा दें। अदरवाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो हम आपको कंप्लीट करवा ही देंगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव आपका इजीली हैंडल हो पाए। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दीज लेक्चर्स, रिगार्डिंग एनी ऑफ आवर कोर्सेज, रिगार्डिंग किसी भी तरीके से रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन के, तो आप हमें ऑलवेज मेल कर सकते हैं @info@mentorspace.in। नंबर जो है मैंने आपको इस लेक्चर के शुरुआत में दे दिया है, आप वहां पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारा कोर्स चल रहा है टू द पॉइंट कोर्स, उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। चलिए जी दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रिपेयर